नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे सामाजिक विज्ञान के साथ आप लोगों का कक्षा 10 का जैसा कि अनवरत क्लास चल रहा है। तो यहाँ पर आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह है उपभोक्ता अधिकार। और इस उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न 1 अंक के और वर्णनात्मक 4 अंक का और वर्णनात्मक 2 का पार्ट आएगा 6 अंकों का। तो आज हम लोगों को पुनः अपने क्लास को शुरू करने के पूर्व अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो आज हम शुरू करते हैं राजीव क्वेश्चन बैंक 2024 के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तो शुरू करें बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए है क्या। हम लोगों का पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वह है कि वस्तुओं को खरीदते समय क्रेता को किस प्रकार के चिन्ह या लोगो पर ध्यान देना चाहिए। किसी वस्तु को आप खरीद रहे हैं तो उपभोक्ता अधिकार संरक्षण के अंतर्गत यह अब नियम हो गया कि किसी व्यक्ति को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, खरीदते हैं, तो उस खरीदारी पर जो चिन्ह है उस पर जो लोगो बना है, चिन्ह या क्या लोगो पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो वस्तुओं को खरीदते समय क्रेता को किस प्रकार के चिन्ह या लोगों पर ध्यान देना, बैच संख्या, निर्माण की तिथि, ISI और एगमार्क प्रमाणक पर। तो क्या ध्यान देना चाहिए बच्चों, ISI और एगमार्क पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई। तो अत्यधिक खाद की कमी, निश्चित तौर से खाद की कमी की वजह से ही उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। जमाखोरी, कालाबाजारी भी उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय दे रहे हैं। तो जमाखोरी और कालाबाजारी लोगों द्वारा किया जाता है इसलिए उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। खाद्य पदार्थों, खाद्य तेल उत्पादन में गिरावट की वजह से भी इस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो यहाँ जो विकल्प है बच्चों क्या है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हम लोगों का है, अगले प्रश्न पर जरा ध्यान दिया जाए। अगला प्रश्न है भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ। इसका रूप क्या है, हमारे यहाँ जो उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हो रही वह किस रूप में हो रही है। तो यहाँ पर देखा जाए सामाजिक बल, उपभोक्ता जागरूकता, अनैतिक अनुचित व्यवसाय, उपरोक्त सभी। तो सामाजिक बल क्या होगा, सामाजिक बल। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता शोषण का तरीका है। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता शोषण का तरीका है। उपभोक्ता के शोषण का इसमें कौन सा तरीका है, उपभोक्ता के शोषण का तरीका कौन सा है। कम माप तौल पर देना, यह भी शोषण का था। मिलावट कर देना, ग्राहक ना पहचान पाए, यह भी था। असली वस्तु के स्थान पर उसी सेम टू सेम रूप में नकली वस्तु दे देना। कहने का मतलब उपभोक्ता शोषण का तरीका क्या था, मिलावट करना, माप ताल करना, असली वस्तु के स्थान पर नकली वस्तु, उपरोक्त सभी। तो यहाँ क्या उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। तो चलें अगले प्रश्न पर देखा जाए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम बना हुआ कब लागू किया गया। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया बच्चों वह 1986 में। विकल्प का आधार क्या है, 1982, 1984, 1985, 1986। तो कब है, 1986। अगला है वह संगठन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय नहीं बल्कि क्या, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है, उसे कहा जाता है। वह संगठन बताना जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
उत्पादों के मानक को तय करता है उसे कहा जाता है ISI, ISRO, ISO, WOT। जो उत्पादन के स्तर के मानकों को तय करता है वह क्या है बच्चों? ISO। क्या है? ISO। शहद खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए? ISI, WCF, एग मार्क, ISO। तो क्या देखना चाहिए? एग मार्क, इसका निशान। यह मानक तैयार करता है, यहां ध्यान दीजिए, मानक तैयार का ISO उत्पादकों के मानक को, उन उत्पादक के मानक को तैयार करता है। और यहाँ का खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए? तो एग मार्क। RTI अधिनियम 2005 के तहत कौन जानकारी प्राप्त कर सकता है? इसमें कौन से RTI अधिनियम के तहत कौन से लोग हैं जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? व्यक्तियों का समूह, एक नागरिक, एक पंजीकृत कंपनी, एक संघ समाज। तो RTI के तहत, अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्राप्त कर सकता है वह कौन? एक नागरिक को यह अधिकार दिया गया कि किसी विषय बिंदु पर वह जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो अगले प्रश्न को देखें। एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? एग मार्क जो है किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो एग मार्क जिन वस्तुओं के लिए वह है खाद्य पदार्थों, अर्थात विकल्प को देखा जाए, एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो प्रमाणिक चिन्ह यह है तो है खाद्य पदार्थ के लिए, यहाँ विकल्प लेकिन क्या दिया? उपभोक्ता वस्तुओं के लिए नहीं, सेवा वस्तुओं के लिए नहीं, खाद्य पदार्थों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए नहीं, बल्कि एग मार्क जो है वह किसके लिए है? किस वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? खाद्य पदार्थों। उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? पुलिस स्टेशन, सिविल न्यायालय, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र, जिला अधिकारी। तो इसे कहाँ जाना चाहिए? उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र, जो केंद्र है उसके वहां जाना चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? अभी आप पढ़े इसके पहले वाले प्रश्नों पर कि सूचना का जो अधिकार मिला इस देश के नागरिकों को मिला। यहाँ पर आप यह जरूर ध्यान दीजिएगा, यह व्यक्तियों को नहीं बल्कि इस देश के नागरिकों को यह अधिकार मिल रहा है सूचना का। और यह सूचना का अधिकार जो बच्चों मिला है वह कब? 2005 में। कब मिला? 2005 में। विकल्प क्या था? 2010, 1999 और 2001। तो 2005 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कानून इस देश में कब पारित किया गया? सूचना का अधिकार अभी क्या कहा गया? 2005। यहां दूसरा अधिनियम की बात कर रहा है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया। अगला प्रश्न, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? सेम वही प्रश्न है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना, वही प्रश्न रिपीट कर रहा है। 1995, 1986, 1999 में। तो कब बना है? 1986 के अंतर्गत यह अधिनियम बना था। तो उपभोक्ता से संबंधित ये प्रश्न आपके रहे। अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा है क्या? अगला प्रश्न आपका जो है वह है वर्णनात्मक 1, जो बच्चों 4 अंकों के होंगे। कितने अंकों के? 4 अंकों को। उसे हम कैसे लिखेंगे? यह सारे प्रश्न आपको राजू क्वेश्चन बैंक 2014 के अंतर्गत दिखाई देंगे। वहां ऐसे सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो यहां देखेगा उपभोक्ता, और वही साल 2024 के क्वेश्चन को, उपभोक्ता सुरक्षा परिषद किस प्रकार उपभोक्ता की मदद करता है? यहां कह रहा उपभोक्ता सुरक्षा परिषद
कैसे और किस प्रकार से उपभोक्ताओं की क्या करती है, मदद करती है। 3 तरीके स्पष्ट कीजिए। कितने तरीके? 3 तरीकों को बताइए कि उपभोक्ता सुरक्षा परिषद उपभोक्ताओं की कैसे मदद करती है। तो यहां 3 तरीकों को आपको लिखना है। जैसे उपभोक्ता सुरक्षा परिषद निम्न प्रकार के उपभोक्ताओं की मदद करती है। निम्न प्रकार मतलब 3 तरीके आपको देना है। कैसे मदद करती है? पहला मदद करने का तरीका, विक्रेताओं या उत्पादकों द्वारा शोषण होने पर, उत्पादकों या विक्रेताओं द्वारा शोषण होने पर उपभोक्ता सुरक्षा परिषद या उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने पर सुनवाई करती है। उपभोक्ता अदालत उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने पर क्या करती है? सुनवाई करती है। यदि उत्पादकों द्वारा शोषण होने पर, अगर शोषण किया जाता है तो निश्चित है उपभोक्ता अदालत उसकी सुनवाई करता है। पहला। दूसरा दे रहा है कि उपभोक्ता विवादों को निपटारे के लिए, उपभोक्ता से संबंधित जो विवाद है इसको निपटाने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है ऐसी समस्याओं से निपटाने के लिए। अब जिला त्रिस्तरीय जो है वक्त पर आइए। तीसरा क्या किया गया? जिला स्तर के न्यायालय 20 लाख तक के दावे से संबंधित मुकदमों पर विचार करते हैं। जिला स्तर के जो न्यायालय है 20 लाख तक के, अर्थात 20 लाख ज्यादा 20 लाख तक दाव से संबंधित मुकदमों पर विचार करते हैं। राज्य स्तरीय 20 लाख से 1 करोड़, कहने वाला 20 लाख और 20 लाख से 1 करोड़ तक। राष्ट्रीय स्तर की अदालतें 1 करोड़ से ऊपर के दावे से संबंधित मुकदमों को देखती हैं। राज्य स्तरीय 20 लाख से कहां तक? 1 करोड़ तक। 20 लाख तक जिला, और राष्ट्रीय स्तर की अदालतें जो हैं वह कितने से? 1 करोड़ से ऊपर के दावे से मुकदमे को देखती हैं। तो यहां पर 3 स्तरीय जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की अदालतें स्थापित की गई हैं। जिले स्तर पर 20 लाख, राज्य स्तरीय पर 20 लाख से 1 करोड़, राष्ट्रीय स्तर पर जो अदालतें काम करेंगी बच्चों वह 1 करोड़ से ऊपर के दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखती हैं। अर्थात उपभोक्ता सुरक्षा परिषद उपभोक्ताओं की इसी आधार पर मदद करता है। इनके द्वारा इसी प्रकार से मदद की जाती है। तो अगले प्रश्न को देखा जाए। कोपरा के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों का निपटारा कैसे किया जाता है? कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ताओं के विवादों का जो समस्या है वह कैसे निपटाया जाता है? अब यहां है कोपरा के अंतर्गत विवादों को निपटाया कैसे जाता है। तो कोपरा के अंतर्गत विवादों को निपटाने के लिए क्या किया गया? जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर कहां का? कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता के विवादों को निपटाने के लिए बच्चों क्या किया गया? जिला, ऐसे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया। समझ में आया? कोपरा के अंतर्गत विवादों के निपटारे के लिए 3 स्तरीय न्यायिक व्यवस्था स्थापित किया गया। 3 कौन है? जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई। फिर वही व्याख्या कर दीजिए। कोपरा के अंतर्गत जिला स्तर पर जैसे भी किया गया, जिला स्तर का न्यायालय 20 लाख तक, 20 लाख से तक अगर संबंधित किसी कंप्लेंट दावे की को करना है तो कहां करेंगे? जिला स्तर से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। दूसरा है 20 लाख से 1 करोड़, कितने तक? 20 लाख से 1 करोड़ तक के
राज्य स्तरीय अदालती मुकदमे को निपटाती है। और 1 करोड़ से ऊपर के दावेदारी से संबंधित केस को राष्ट्रीय स्तर की अदालतें निपटारा करती हैं। 1 करोड़ से ऊपर से संबंधित। अब बात है, यदि कोई केस जिला न्यायालय से खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी अपील कर सकता है। इस प्रकार इस अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रस्तुत का अधिकार देकर हमें काफी सामर्थ्य बनाया है, सामर्थ्यवान बनाया है। तो यही हमारा क्या रहा है, कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता के विवादों को इसी सिलसिले में इसी आधार पर निपटाए जाते हैं। अगला प्रश्न, उपभोक्ता इंटरनेशनल से क्या अभिप्राय है? उपभोक्ता इंटरनेशनल से क्या अभिप्राय है? तो 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया। उपभोक्ता सुरक्षा के लिए एक जो संगठन बनाया गया वह कब? 1985 में। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपभोक्ता अंतरराष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया गया, जिसे उपभोक्ता इंटरनेशनल कहते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन का क्या बना? आधार बना। यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने के लिए भिन्न भिन्न देशों की सरकारों पर दबाव डालता है। उपभोक्ता इंटरनेशनल में आज 115 से भी अधिक देशों के 220 संस्थाएं शामिल, 115 देशों से 220 संस्थाएं शामिल की गई हैं उपभोक्ता केंद्र के अंतर्गत, मतलब इतनी संस्थाएं उसके अंतर्गत शामिल की गई हैं। तो यहां हमने देखा कि कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता को विवादों को कैसे निपटाया जाएगा। तो आप हमारी समस्या यहां से आप पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे कि भाई कोपरा है क्या। कोपरा उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए उनके साथ किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसे जिला, राज्य और राष्ट्र स्तरीय पर त्रिस्तरीय न्याय व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया गया और वहां निर्धारित कर गया इतने तक का मुकदमे की सुनवाई की जा सकती है। और यह अगले प्रश्न को हम लोग देखें तो अगला प्रश्न हमारा है, उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। उपभोक्ता में जागरूकता उत्पन्न हो, उपभोक्ता हमारे क्या हो? जागरूक हो, और इनको जागरूक करने का कोई 4 उपाय बताइए। उपभोक्ता को जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। अब यहां देखेंगे कि जब हम विभिन्न वस्तुएं हों और सेवाएं, विभिन्न वस्तुएं और सेवाओं का क्रय करते समय, वस्तुओं और किसका? सेवाओं को खरीदते समय, किसी वस्तु और सेवाओं को हम क्या करते हैं? जब हम खरीदते समय उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे। अगर वस्तु और सेवाओं का क्रय करते समय हम उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति क्या रहेंगे? सचेत रहेंगे, तब हम अच्छे और बुरे में अंतर करने, शेष चुनाव करने में समर्थ होंगे। अगर हम वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने में ते समय अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहेंगे, तभी हम अच्छे, बुरे और शेष चुनाव करने में भी समर्थ होंगे। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता, एक जागरूक उपभोक्ता कैसे होगा? उसके अंदर क्या हो? निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। कोपरा अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकार, किसके किसके? केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के पृथक विभागों को स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। इनके लिए पृथक
विभाग भी स्थापित किया। केंद्र ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप जो विज्ञापन देख चुके हैं वह एक उदाहरण है जिसके द्वारा सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को परिचित कराती है जिसका वे प्रयोग कर सके। ISI और एगमार्क। ISI एगमार्क विभिन्न वस्तुओं खरीदते समय अपने आवरण लिखे अक्षरों ISI एगमार्क या हॉलमार्क के शब्द चिन्ह को अवश्य देखा होगा। कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं तो उस पर आप देखे होंगे ISI एगमार्क हॉलमार्क के शब्द चिन्ह या लोगो जिसे कहा जाता को देखा। जब उपभोक्ता कोई वस्तु या सेवाएं क्रय करता है तो ये शब्द चिन्ह लोग प्रमाणक चिन्ह उन्हें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में सहायता करते हैं। ऐसे संगठन जो कि अन्वीक्षण और प्रमाण पत्रों का निर्गत करते हैं उत्पादकों के उनको द्वारा श्रेष्ठ गुणवत्ता पालन करने की स्थिति में सब चिन्हों का प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। या जो अच्छे से अच्छे उत्पादन करते हैं, अच्छे से अच्छे जनता के बीच में अपनी उत्पादकता को लाते हैं, वह सारे जो ये लोगो आपको बताया गया, यह लोगो ऐसे उत्पादकों को दिए जाते हैं या अच्छी प्रमाण पत्र के रूप में उन्हें प्रदान किए जाते हैं। तो उपभोक्ता को जागरूक हेतु कोई 4 उपाय क्या किए गए हैं, तो यह 4 उपाय उनके अंतर्गत जो किए गए हैं तो यह है कि यह सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारे जो भी उपभोग कर रहे हैं उसमें एगमार्क हॉलमार्क आदि लगे रहते हैं और जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे उपभोक्ता अधिकारों का हनन न हो। यद्यपि ये संगठन बहुत से उत्पादकों के लिए गुणवत्ता का मानदंड, बहुत सारे जो उत्पादक हैं उस गुणवत्ता का मानदंड विकसित करते हैं, लेकिन सभी उत्पादकों का इन मानदंडों का पालन करना आवश्यक नहीं होता। फिर भी कुछ उत्पादक जो उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं जिनका प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है, जैसे कि LPG सिलेंडर्स, खाद्य एवं इसमें प्रयुक्त सामग्री, सीमेंट, बोतलबंद पेय आदि, इनके उत्पादन के लिए अनिवार्य होता है कि उत्पादन इन संगठनों से प्रमाण पत्र प्राप्त करे। उत्पादक इन संगठनों से प्रमाण पत्र प्राप्त करें, सारी चीजों पर तो नहीं, लेकिन जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं उनका उपयोग भी बड़े पैमाने पर होता है। तो उनके लिए जैसे कहाँ क्या कहा गया, LPG सिलेंडर, खाद्य, उसमें प्रयुक्त सामग्री, बोतल बंद पेयजल आदि पर के लिए उत्पादन के लिए अनिवार्य होता कि उत्पादक इन संगठनों से प्रमाण पत्र प्राप्त करें। तो चलिए मुन्ना अगले प्रश्नों को देखा जाए। अगला प्रश्न है वर्णनात्मक का प्रश्न 2, उपभोक्ता शोषण के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। उपभोक्ता के शोषण के लिए उत्तरदायी कारक कौन हैं? उपभोक्ता के शोषण के लिए कौन कौन से कारक विद्यमान है, कौन से उत्तरदायी हैं उसके लिए। फिर दिया वे कौन कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है। उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार किया जाता है उदाहरण देकर बताएं। ऐसे 3 कारकों को बताएं जिसमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है। उपभोक्ताओं के शोषण के किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा कीजिए। कहने उन सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही है कि उपभोक्ता शोषण के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं। तो उत्पादकों तथा व्यापारियों द्वारा, किसके द्वारा? उत्पादकों तथा व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं का कई प्रकार से शोषण किया जाता है। उत्पादक और व्यापारियों द्वारा किसको? उपभोक्ताओं को कई प्रकार से शोषण किए जाते हैं। किनके द्वारा? उत्पादकों और व्यापारियों द्वारा इनका शोषण किया जाए। इनके लिए निम्नलिखित उत्तरदायी कौन कौन है? आकर्षक विज्ञापन। इनका शोषण कैसे होता है? अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट करके या आकर्षक विज्ञापन के द्वारा बहुत सी कंपनियां अपनी बनाई वस्तुओं
आदि का आकर्षण विज्ञापन द्वारा प्रचार करती हैं। ये कंपनियां आकर्षण विज्ञापन द्वारा प्रचार, इनमें उन वस्तुओं के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, किंतु इनके बुरे प्रभावों के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। इस कारण कभी कभी उपभोक्ता आकर्षण विज्ञापन के झांसे में आकर ठगे जाते हैं। तो उत्पादक खोज और व्यापारियों को भोक्ताओं को अपनी ओर अट्रैक्टिव करके अपने उत्पादन को इतना बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं, इतना अट्रैक्टिव उसको पेश करते हैं कि उसकी सारी अच्छाइयों को तो बता देते हैं, लेकिन उससे क्या हानियां होगी इससे पूरी जनता को या उपभोक्ता को अलग थलग रखते हैं और उपभोक्ता अट्रैक्टिव होकर इनकी ओर आकर्षित हो जाता है, अगले पर आकर्षित होता है। चलें, दूसरा क्या है, उत्पादक व्यापारी कैसे उपभोक्ता को अट्रैक्टिव करते हैं। दूसरा है कि विज्ञापन में ऐसा अट्रैक्शन देते हैं और यह अट्रैक्शन इसलिए बढ़ता है, निश्चित तौर से साक्षरता का कम होना। हम अट्रैक्टिव हो जाते हैं विज्ञापनों को देखकर, इसका यह भी कारण है कि हमारी साक्षरता का दर क्या है, कम है। तो साक्षरता दर कम होने से भी हम प्रभावित जल्दी होते हैं। बहुत से उपभोक्ता ऐसे भी हैं जो निरक्षर हैं, वे विभिन्न वस्तुओं को खरीदते समय उन पर लिखी गई जानकारी को नहीं पढ़ पाते और शोषण का शिकार बन जाते हैं। बहुत सारे उपभोक्ता निरक्षर हैं और निरक्षर होने के कारण उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर जो लिखे रहते हैं उनको हम भली भांति पढ़े नहीं पाते, जिससे वे पूरी तरह से शोषण के शिकार हो जाते हैं। तीसरा है नई नई वस्तुओं का बाजार में आना। आजकल दिन प्रतिदिन नई नई वस्तुएं नए नए नामों से बाजारों में आती रहती हैं, जिसमें उपभोक्ता के लिए यह कह पाना कि यह वस्तु सही है, इसका चयन अच्छा है, यह वस्तु सही है का चयन कठिन हो जाता है। इतने ज्यादा मार्केट में नए नए वस्तुओं और नए नए नामों से आ रहे हैं और ऐसे वस्तुओं का अनेक अनेक नामों से आने से उपभोक्ता के लिए यह क्लियर नहीं होता कि वह वस्तु सही है या गलत है। तो उपभोक्ता के लिए सही वस्तु का चयन कठिन हो जाता है और उपभोक्ता यह नहीं समझ पाता कि कौन सी वस्तु सही है और कौन सी वस्तु गलत है, कौन सी वस्तु असली है, कौन सी वस्तु नकली है। इन कंफ्यूज के रूप में उसका शोषण हो जाता है। तो यहां पर देखा नई नई वस्तुओं का व्यापार में आना भी एक शोषण का कारण है और वहां जहां क्लियर नहीं हो पाता कि हम कौन से ले, कौन नहीं, कौन स्वास्थ्य अच्छा है, कौन नहीं। ज्ञान की इसमें सबसे बेस्ट बात है कि ज्ञान की कमी उपलब्ध बहुत से उत्पादकों के विषय में उपभोक्ताओं को कोई जानकारी नहीं होती। बहुत सारे बाजार में हैं, उनके उत्पादकों के विषय में कहा जाए तो उपभोक्ता कोई जानकारी नहीं, इसलिए वे आसानी से दुकानदारों के झांसे में आ जाते हैं। वह किसी उत्पादकों के विषय में विशेष जानकारी नहीं रहती और दुकानदारों के कहने के अनुसार उसके झांसे में आ जाते हैं। ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं जिनके गुण दोष से वे अवगत नहीं होते। सीमित आपूर्ति, ये भी इसका दोष है। सीमित आपूर्ति, वस्तु की मांग बाजार में बढ़ जाती है। जब कभी कभी किसी वस्तु की मांग बाजार में क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, बढ़ जाती है, तो दुकानदार ग्राहकों का शोषण का मौका खोजते हैं। किसी वस्तु की दाम बाजार में क्या हुई, बढ़ गई, तो दुकानदार ऐसे समय में ग्राहकों का क्या करना चाहते हैं, शोषण करने का मौका खोजते हैं। वे ऐसी चीजों को दबा लेते हैं, दाम बढ़ा जिसका उसको क्या कि अपने पास रख लिए, बेच नहीं रहे, दबा लेते हैं और फिर उपभोक्ता को ऊंची कीमत पर वह वस्तु बेचते हैं। जब दाम खूब बढ़ जाता है तो वह वस्तुएं क्या करते हैं, बेचते हैं। इस प्रकार सीमित आपूर्ति से भी मूल्य वृद्धि जैसी प्रवृत्तियों का बढ़ावा मिलता है।
अगला है सीमित प्रतिस्पर्धा। कुछ क्षेत्रों में कुछ उत्पादकों के एकाधिकार के कारण, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां एकाधिकार दिखाई दे के कारण सीमित प्रतिस्पर्धा। जब एकाधिकार होगा किसी वस्तु पर तो उसमें प्रतिस्पर्धा कैसी हो जाएगी, ज्यादा होगी? नहीं, सीमित प्रतिस्पर्धा, जिससे उत्पादन ऐसी वस्तुओं के दाम बढ़ा देते हैं। इस प्रकार इससे भी उपभोक्ताओं का शोषण होता है। तो इस वजह से भी उपभोक्ताओं का शोषण होता रहता है। तो चलिए मित्रों, अगले प्रश्न पर कि वर्णनात्मक 2 के अंतर्गत 6 अंकों का है, हम इसे इस रूप में बड़ा लिखेंगे। या देखिएगा, उपभोक्ता के साथ शोषण न हो, क्या उपाय किए गए, कैसे किए गए। अब यहाँ क्या प्रश्न है, उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों को बताइए और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियां लिखिए। उपभोक्ता के अधिकारों की यहाँ व्याख्या करनी है। उपभोक्ता के अधिकारों पर निबंध, वही प्रश्न है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1980 की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। उपभोक्ताओं को कुल कितने अधिकार हैं, सभी अधिकारों के नाम का उल्लेख कीजिए। तो उपभोक्ता, पहले हमें क्या देना, उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों को बताइए। तो यहां पर विकल्प क्या शीर्षक बनाया जाए, तो उत्तर हमें कैसे लेना है, उपभोक्ताओं के अधिकारों का वर्णन। हमें क्या पढ़ना है, उपभोक्ताओं के अधिकारों का वर्णन। इसे समझने के लिए उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन की शुरुआत अगर करें तो यह कब हो रहा, 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता सुरक्षा कानून तथा 1991-93 के संशोधन में किया गया। उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन 1986 के उपभोक्ता सुरक्षा कानून में तथा 91 और 93 के संशोधन में किया गया। उपभोक्ता के मुख्य अधिकार निम्नलिखित हैं। उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता के कौन सा अधिकार दिया गया है, सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार है। अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का अधिकार भी है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए सुनवाई का अधिकार सभी उपभोक्ताओं को दिया गया है। कहने का मतलब उपभोक्ता का जितना भी क्षति होगा उस पर उसे सुनवाई का अधिकार होगा और हुई क्षति की भी भरपाई की जाएगी। तो पहला इसे जो अधिकार मिला वह कौन सा, सुनवाई का अधिकार। तो सुनवाई का अधिकार प्राप्त हुआ। दूसरा है उपभोक्ता शिक्षा अधिकार। दूसरा अधिकार क्या मिला बच्चों, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि उसके अधिकारों के प्रति सजग रखने के लिए सरकार प्रयत्न करती है। हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि उसके अधिकारों के प्रति सजग रखने के लिए सरकार क्या करती है, प्रयत्न करती। उसे बाजार में मिलने वाली विभिन्न वस्तुओं के गुणों और दोषों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह वस्तुओं को खरीदने से पहले उनकी जानकारी का प्रयोग कर। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। प्रस्तुतिकरण का, उपभोक्ता को यह भी अधिकार है कि विभिन्न संस्थाएं संगठन के सामने अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर सके तथा ये संगठन उसकी समस्याओं के समाधान में मदद कर सके। तो प्रस्तुतिकरण का उपभोक्ता को अधिकार है कि वह विभिन्न संस्थाओं संगठनों के सामने अपनी समस्या को प्रस्तुत करे और इनकी समस्याओं का समाधान इनके द्वारा किया जाए। तीसरा है सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं को यह भी अधिकार दिया गया है कि वे सभी वस्तुओं की बिक्री से अपना बचाव कर सके जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकती है। सूचना, प्रत्येक उपभोक्ता को अधिकार दिया गया है कि हर खरीद जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता, मात्रता, शुद्धता और मूल्य आदि के विषय में हर सूचना प्राप्त कर
सके, ताकि वह अपने आप को शोषण से बचा सके। चयन का अधिकार, हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह देख परख कर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से अपनी इच्छा अनुसार चीजों का क्या करे, चयन कर सके और सही मूल्य भी चुकाए। तो यह हमारा क्या रहा बच्चों, कि हम उपभोक्ता के अधिकार पर जो हमें अधिकार मिला है वह कौन कौन से अधिकार मिले 1986 के अंतर्गत देखा जाए तो पहला अधिकार क्या मिला, जरूर याद रखिएगा, सुनवाई का अधिकार मिला। हम उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार मिला, प्रस्तुतिकरण का अधिकार मिला, सुरक्षा का अधिकार है, साथ ही साथ सूचना का अधिकार और चयन का अधिकार इसके अंतर्गत हमें प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से की गई? उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाएं। भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या। उपभोक्ता आंदोलन के कारण बताइए, हम उपभोक्ता आंदोलन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण, प्रश्न पर ध्यान देना, उपभोक्ताओं का आंदोलन की शुरुआत किन का, उपभोक्ता आंदोलन की किन कारणों से, क्यों यह आंदोलन की शुरुआत हुआ? तो सबसे पहला कारण है क्या है, उपभोक्ता के असंतोष के कारण। उपभोक्ताओं के किसके कारण? असंतोष के कारण ही आंदोलन की, असंतोष जरूर होगा किसी भी आंदोलन की शुरुआत में, तो उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत में भी उपभोक्ताओं का कौन सा कारण है? असंतोष के कारण उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यवसायों में शामिल होते हैं। उपभोक्ता को शोषण से बचने के लिए बाजार में कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। ऐसी मान्यता थी कि एक उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है वह एक वस्तु या सेवा को खरीदते समय सावधानी बरते, सिर्फ इतनी थी। लोगों में जागरूकता लाने में संस्थाओं का भारत और विश्व के कई वर्ष लगे। इन्होंने वस्तुओं सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व विक्रेताओं पर डाल दिया। किस पर डाल दिया? बेचने वालों पर डाल दिया। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसायिक कार्यों में, किस रूप में? अनैतिक और अनुचित व्यवसायिक कार्यों के में उपभोक्ता के हितों की रक्षा और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के फलस्वरूप हुआ। इनका जन्म ही उपभोक्ता के हितों की रक्षा और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के लिए ही हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी करना, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों को मिलावट कर देना की वजह से 1960 के दशक व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। कहने का मतलब इस आंदोलन का उदय ही का कारण ही है उपभोक्ता की सुरक्षा करना, जिसमें यह होता था खाद्य की कमी हो जाती थी, जमाखोरी रखते थे, कालाबाजारी था, खाद्य पदार्थ में मिलावटें मिलती थी, और यही 1960 के दशक में बच्चों उपभोक्ता आंदोलन के उदय का क्या बना? कारण बना। और 1970 तक उपभोक्ता संस्थाएं बड़े पैमाने पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों का लेख और प्रदर्शन का आयोजन करने लगी। इसके लिए उपभोक्ता दल बनाए गए। भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। इन सभी परिणामों के प्रति आंदोलन बृहत स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यवसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। यह सफलता के साथ बच्चों आज उपभोक्ता संरक्षण एक समाज का बहुतायत जो किसी वस्तु या वस्तुओं या सेवाओं को खरीदता है, खरीदते समय
जिन ढंग से एडवर्टाइज, जिस ढंग से समाज का स्वरूप बदला हुआ है, उसमें सरकार के द्वारा लोगों को, भोक्ताओं को यह जागरूक किया जा रहा है कि वह ऐसे पदार्थों, सेवाओं को लें तो उसमें अपने लगे हुए प्रमाणिक चिन्हों का, लोगों का जरूर प्रयोग करें, देखें। और अगर किसी प्रकार के समस्याएं विक्रेता के द्वारा किया जा रहा है, कहीं गलत ढंग से बेचा जा रहा है, तो उपभोक्ता के संरक्षण के लिए उन्हें अधिकार दिए गए हैं। 3 प्रकार के त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं को स्थापित किया गया है और त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं के मुकदमे का भी आंकड़ा बता दिया गया। यहां तक के नुकसान पर अगर उपभोक्ताओं का नुकसान होता है किसी प्रकार से, तो इसकी भरपाई इनके द्वारा की जाएगी। तो इसी के साथ बच्चों, आज की क्लास को हम एक विराम देते हैं और यह आपको बार बार कहते हैं कि राजू क्वेश्चन बैंक 2024 के अंतर्गत इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को अंतर्निहित पाएंगे। तो इसी के साथ क्लास को अलविदा करते हैं। जय हिंद।